दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे इस YouTube फैमिली में स्वागत है, अभिनंदन है। इस वीडियो में हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बुद्धि की विशेषताएं, थॉर्नडाइक व गेरेट के अनुसार बुद्धि के जो प्रकार हैं, बुद्धि के सिद्धांत और उनके प्रवर्तक, बुद्धि का मापन, बुद्धि का IQ के आधार पर वर्गीकरण, टर्मन के अनुसार, इन सब बातों पर दोस्तों हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। बुद्धि, देखिए बुद्धि क्या है? व्यक्ति की एक जन्मजात शक्ति एवं मानसिक योग्यता है जो व्यक्ति को समायोजन, समस्या समाधान, तर्क वितर्क, चिंतन मनन और क्षमता प्रदान करती है। उसे क्या कहा जाता है? बुद्धि कहा जाता है। यानी ये इसे क्या माना गया है? व्यक्ति की जन्मजात शक्ति माना गया है। बुद्धि को क्या माना गया है? जन्मजात शक्ति माना गया है, जिसके कारण व्यक्ति है समायोजन, समस्या समाधान, तर्क वितर्क, चिंतन मनन, ये आदि जो क्षमताएं हैं ये बुद्धि के द्वारा व्यक्ति को मिलती हैं। बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग है वो गाल्टन ने 1885 में किया था। ये दोस्तों यहाँ पर मोस्ट पर्सन बनता है कि बुद्धि शब्द का प्रयोग और सर्वप्रथम किसने किया था? गाल्टन ने 1885 ईस्वी में। सर्वप्रथम केटल नाम के मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने 1890 में मेंटल टेस्ट मेजरमेंट नामक एक पुस्तक प्रकाशित की थी। केटल ने 1890 में। यहाँ से भी ये मोस्ट पर्सन बनता है और बार बार एग्जाम्स में इन दोनों प्रश्नों की चर्चा की जाती है। अब बुद्धि शब्द का क्या अर्थ है और बुद्धि कहाँ से शब्द लिया गया है? बुद्धि का अंग्रेजी रूपांतरण इंटेलिजेंस होता है। बुद्धि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस कहते हैं। और इंटेलिजेंस जो वर्ड है वो किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है। और यह लैटिन भाषा के दो शब्दों इंटर और लेग्री से बना है। यानी हमें यह पूछा जाता है कि इंटेलिजेंस है वो किस भाषा से लिया गया शब्द है? तो ये लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है और ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटर और लेग्री। बुद्धि एक सामान्य शब्द है जिसका अर्थ है वो गगन होता है। बुद्धि का क्या अर्थ होता है? गगन। बुद्धि को समायोजन की क्षमता मानते हैं। समायोजन करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है जो समायोजन के व्यवहार का निर्धारण करती है। ये बुद्धि की एक क्षमता होती है जिसे समायोजन की प्रक्रिया माना जाता है। सीखने की क्षमता, अमूर्त चिंतन को बुद्धि के रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी अमूर्त क्या होता है? एक दो चीजें यहाँ पे हैं, मूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन। मूर्त वो होती हैं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसे हम कंप्यूटर साइंस में यानी कंप्यूटर की भाषा में हम उसे क्या कहते हैं? जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हार्डवेयर को हम क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। और हार्डवेयर को हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। ये साधारण भाषा में। तो मूर्त क्या हो गया कंप्यूटर की भाषा में? मूर्त हो गया हार्डवेयर। और अमूर्त क्या हो गया? वो हो गया सॉफ्टवेयर। यानी अमूर्त वो है, सॉफ्टवेयर वो है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, हमें उसे छू नहीं सकते हैं, हम उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वो हो गया अमूर्त, को बुद्धि के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी ये यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना है, दोस्तों ये ध्यान रखना है कि बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन है, मूर्त चिंतन नहीं है। बार बार प्रश्न एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन है। इसी प्रकार जो व्यक्ति जितना अमूर्त चिंतन करता है उसे उन उपलब्धियों के कारण बुद्धिमानों की श्रेणी में रखा जाता है। यानी जो व्यक्ति ज्यादा अमूर्त चिंतन करेगा वो बुद्धिमान कहलाएगा। बुद्धि एक अमूर्त योग्यता है। इसका स्रोत है वो क्या है? वंशानुक्रम है। यानी बुद्धि है, मनोवैज्ञानिकों ने माना है कि बुद्धि वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। इसकी जो परिभाषाएं, जो मुख्य मुख्य परिभाषाएं हैं जिनकी बार बार चर्चा की जा चुकी है, हम उनके बारे में जानते हैं। वुडवर्थ ने बुद्धि की परिभाषा दी है कि बुद्धि से तात्पर्य योग्यता को प्राप्त करने की क्षमता है। यह परिभाषा वुडवर्थ ने दी है। क्या कहा है? कि योग्यता को प्राप्त करने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि। ये वुडवर्थ की परिभाषा है। थॉर्नडाइक ने देखिए बुद्धि की क्या परिभाषा दी है। बुद्धि से तात्पर्य पूर्व अनुभवों का लाभ उठाने की योग्यता है। यानी थॉर्नडाइक ने बुद्धि से क्या कहा है? बुद्धि से क्या तात्पर्य बताया है? कि पूर्व अनुभवों का लाभ उठाने की योग्यता। ये थॉर्नडाइक ने दी है। बकिंघम महोदय ने देखो क्या कहा है? बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? सीखने की योग्यता है। ये बकिंघम ने बुद्धि की एक छोटी सी परिभाषा हमारे सामने रखी है। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता है। ये टर्मन ने बुद्धि की परिभाषा दी। मन के अनुसार नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नैम्यता ही क्या है? बुद्धि है। ये मन ने बुद्धि की परिभाषा दी है। दोस्तों ये जो परिभाषाएं अपने सामने प्रस्तुत की गई हैं, इन्हीं परिभाषाओं से बार बार एग्जाम्स में परिभाषाएं पूछी जाती हैं और ये मोस्ट परिभाषाओं में से हैं। अब देखिए फ्रीमेन के अनुसार, फ्रीमेन ने जब इन सब जो परिभाषाएं हैं, जो बुद्धि की परिभाषाएं दी है, मनोवैज्ञानिकों ने दी है, उन परिभाषाओं का अध्ययन करके इन परिभाषाओं को 3 भागों में बांटा है। ये परिभाषाएं व्यक्ति के संपूर्ण वातावरण तथा
उसके पहलुओं के प्रति उसके समायोजन एवं सामंजस्य यानी समंजन पर बल देती है। यह इन परिभाषाओं का निष्कर्ष निकाल के फ्रीमैन ने कहा। ये परिभाषाएं सीखने की योग्यता की बुद्धि के रूप में स्वीकार करती हैं। यानी जो मनोवैज्ञानिकों ने जो परिभाषाएं दी हैं उनमें सीखने की योग्यता, बुद्धि सीखने की योग्यता, तो फ्रीमैन ने भी ये कहा है कि ये जो परिभाषाएं हैं वो सीखने की योग्यता की बुद्धि के रूप में स्वीकार करती हैं। ये परिभाषाएं बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता मानती हैं। यानी बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ये जो परिभाषाएं हैं ये मनोवैज्ञानिकों ने दी। इन 3 भागों में फ्रीमैन ने इन परिभाषाओं को डिवाइड किया है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है और बुद्धि समायोजन में सामंजस्य की योग्यता है। ये फ्रीमैन ने माना। अब बुद्धि की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? दोस्तों यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि बुद्धि निम्न में से क्या नहीं है, क्या है? क्योंकि आजकल जो एग्जामिनर का जो ध्यान है ज़्यादातर कारण और कार्य पर रहता है। इस प्रकार के जो प्रश्न है वो हमारी टेट की एग्जाम्स में, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में बार बार इस प्रकार के प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। सीधे प्रश्न न पूछ करके और उनको कारण कार्य के जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, इस प्रकार के प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान आजकल एग्जामिनर का हो रहा है। तो बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है। बुद्धि क्या है? एक जन्मजात शक्ति है। यह वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति कठिनाइयों को दूर करके परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार का संगठन करता है। बुद्धि सीखने की क्षमता है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न ये बनते हैं, या निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि से संबंधित नहीं है? तो बुद्धि जन्मजात शक्ति है, वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, सीखने की क्षमता है, बुद्धि अतीत अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, अर्थात बुद्धि के द्वारा जो प्रत्यक्ष नहीं है उसके बारे में भी सोच विचार कर सकते हैं। किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा। बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का समूह है। बुद्धि सभी प्रकार की विशिष्ट योग्यताओं का निचोड़ यानी सार है। बुद्धि द्वारा अर्जित ज्ञान को नई परिस्थितियों में उपयोग किया जा सकता है। बुद्धि और ज्ञान में अंतर है, यानी बुद्धि और ज्ञान है वो अलग अलग दोनों चीजें हैं। लिंग भेद के कारण बुद्धि में अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। बुद्धि में आत्मनिरीक्षण की शक्ति होती है। बुद्धि के द्वारा क्या किया जा सकता है? आत्मनिरीक्षण किया जा सकता है। व्यक्ति द्वारा किए गए कर्मों और विचारों की आलोचना बुद्धि स्वयं कर लेती है। बुद्धि किसी समस्या को समझने का प्रयत्न करती है और उसे समझकर मस्तिष्क को निर्णय करने के लिए प्रेरित बुद्धि करती है। ये बुद्धि की सामान्य विशेषताएं थी। अब थॉर्नडाइक व गेरेट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। उन 3 प्रकारों पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ से भी दोस्तों बार बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाता है। तो सामाजिक बुद्धि, जो 3 प्रकार गेरेट और थॉर्नडाइक ने बताए हैं। पहली है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि में व्यक्तियों को समझने और उनके साथ परस्पर व्यवहार करने की क्षमता होती है। जिन व्यक्तियों में ये सामाजिक बुद्धि होती है उन्हें व्यक्तियों को समझने और उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार करना है, ये जो क्षमता है वो सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्तियों में होती है। इस बुद्धि के सहारे व्यक्ति अन्यों को समझता है। इस बुद्धि के सामान्य जो बुद्धि होती है उसके द्वारा व्यक्ति है वो अन्य व्यक्तियों को समझता है, वो किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, किस प्रकार के उनके संबंध है, व्यवहार कुशलता दिखाता है, सामाजिक संबंध अच्छे हैं, समायोजित होते हैं। यानी ये सब कार्य है व्यक्ति है वो अन्य व्यक्तियों के साथ करता है। कौन सी? सामाजिक बुद्धि के द्वारा। इसके अंतर्गत देखो कौन कौन से व्यक्तियों को शामिल किया जाता है, जिसमें आते हैं नेता, व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता, कूटनीतिज्ञ, सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। ये जो व्यक्ति हैं वो सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। ये प्रश्न भी बार बार पूछे जाते हैं कि ये जो व्यक्ति हैं, नेता है, व्यवसायी है, सामाजिक कार्यकर्ता, कूटनीतिज्ञ है, ये कौन सी बुद्धि के प्रकार में शामिल किए जाते हैं? तो ये थॉर्नडाइक और गेरेट के अनुसार सामाजिक बुद्धि के प्रकार में शामिल किए जाते हैं। भारत में सामाजिक बुद्धि घोष और गंगोपाध्याय ने इसकी मापनी का निर्माण किया। दूसरी है मूर्त, गामक, स्थूल, यांत्रिक बुद्धि। वस्तुओं, यंत्रों अथवा औजारों के साथ व्यवहार करने की जो क्षमता होती है वो मूर्त बुद्धि में होती है, गामक बुद्धि में होती है, स्थूल बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि में होती है। इस बुद्धि का संबंध यंत्र यानी इसका यांत्रिक बुद्धि है तो यंत्र या मशीनों व हस्तकला में निपुणता से होता है। ये भी यहाँ पे ध्यान रखना कि हस्तकला में निपुणता किस बुद्धि में होती है? तो मूर्त बुद्धि में होती है। इसलिए इसे यांत्रिक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि नाम भी दिया जाता है। जैसे इंजीनियर, कारीगर, मैकेनिक व औद्योगिक जो कार्यकर्ता होते हैं उनमें मूर्त बुद्धि यानी यांत्रिक बुद्धि उनमें होती है। अमूर्त बुद्धि, सैद्धांतिक और सूक्ष्म बुद्धि
संकेतों, प्रतिबिंबों एवं शाब्दिक सामग्रियों से संबंध रखने की जो योग्यता होती है वो अमूर्त बुद्धि में होती है। इसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कॉपी और पेन उठा लीजिए कि पुस्तकीय ज्ञान का संबंध है वो किस बुद्धि से है? अमूर्त बुद्धि से। इस बुद्धि में प्रतीकों, शब्दों, अंकों, सूत्रों आदि में प्रस्तुत समस्याओं को सुलझाने की योग्यता मिल जाती है। दोस्तों, आपको अगर ये अच्छा लग रहा है तो आप भी हमारे यूट्यूब जो समुदाय बना हुआ है, यूट्यूब परिवार है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। ये आप खुद समझदार हैं, आपको कहने की जरूरत नहीं है कि आप हमारे यूट्यूब समुदाय में जुड़कर हमें एक मनोबल प्रदान करें और हमारा जो यूट्यूब परिवार है उसमें बढ़ोतरी दें। जैसे अमूर्त चिंतन जो है, अमूर्त बुद्धि जो है, उसमें किन लोगों को शामिल किया जाता है? लेखक, शिक्षक, दार्शनिक, कहानीकार, गणित, पेंटर, वैज्ञानिक, चित्रकार, साहित्यकार, वकील है। ये अमूर्त बुद्धि जो थॉर्नडाइक और गेरेट ने दी, इनमें इनको शामिल किया जाता है, क्योंकि इन सब व्यक्तियों का जो संबंध है किससे होता है? पुस्तक से होता है। और पुस्तक के ज्ञान किस बुद्धि में शामिल किया गया? अमूर्त बुद्धि में शामिल किया गया, जिसके अंदर संकेतों, प्रतिबिंबों एवं शाब्दिक सामग्रियों से संबंध रखने की ये इसमें योग्यता होती है। कौन से में? अमूर्त बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि में। बुद्धि के सिद्धांत। अब हम बुद्धि के जो सिद्धांत है जो मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं उन पर चर्चा करते हैं, और उनमें कौन सी बात है विशेष रूप से मनोवैज्ञानिकों ने कही है उसकी भी चर्चा हम यहीं पर ही कर लेते हैं दोस्तों, इस सारणी के माध्यम से। बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत। कौन सा? एक तत्व यानी एक कारक जो सिद्धांत है, एल्फ्रेड बिने ने दिया, जो फ्रांस निवासी थे। एक कारक, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, एल्फ्रेड बिने। इस सिद्धांत में मुख्य बात यह है कि इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत यानी एक कारक सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत भी जाना जाता है, जो एल्फ्रेड बिने ने दिया। बुद्धि का द्वितत्व यानी द्विकारक जो सिद्धांत है वो स्पेयरमैन ने दिया। तो बुद्धि के दो सिद्धांत हैं, द्वितत्व और त्रितत्व है। दो तत्व और त्रितत्व दोनों जो ही है वो स्पेयरमैन ने दिए, जो ब्रिटेन निवासी थे। द्वितत्व में स्पेयरमैन ने माना कि जी है वो सामान्य कारक जो व्यक्ति में 95% होता है और ये जन्मजात है। यहाँ पर ये दोस्तों याद रखना है कि जी जो फैक्टर है, सामान्य फैक्टर है, वो जन्मजात है या अर्जित है। बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। एस जो विशिष्ट कारक होता है वो 5% है और ये क्या है? अर्जित है। ये स्पेयरमैन ने द्वि जो तत्व सिद्धांत है उसमें माना कि जी सामान्य कारक है और जन्मजात है, एस विशिष्ट कारक है और जो अर्जित है। और मनुष्यों में जो सामान्य कारक है वो जन्मजात होता है, लेकिन वो उसकी जो प्रतिशतता है वो 95% वो होता है। बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत ये भी स्पेयरमैन ने दिया, जो ब्रिटेन निवासी थे। इसमें जो कारक है, 3 कारक, जी एस जी, ये कारक सिद्धांत है। जो कारक सिद्धांत, त्रितत्व जो सिद्धांत है वो स्पेयरमैन ने दिया। बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत ये थ्रस्टन का है। 7 मानसिक योग्यताओं की जो चर्चा है वो थ्रस्टन ने समूह कारक जो सिद्धांत है उसमें की है। बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत यह थॉर्नडाइक का है। इसे बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत की जो तुलना है वो बालू के टीले से की है। जिस प्रकार बालू का टीला विस्तृत होता है, ऊंचाई को प्राप्त करता है, इसी प्रकार ये थॉर्नडाइक ने अपने इस सिद्धांत बहुतत्व के सिद्धांत की तुलना बालू के सिद्धांत से की है। इसे परमाणुवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। बुद्धि का 3D यानी त्रिआयामी जो सिद्धांत है वो किसका है? गिलफोर्ड का है। इसमें 180 खानों की चर्चा की गई। इसके जो कारक हैं वो इसमें इन्होंने चर्चा की विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद, अपसारी चिंतन, सृजनात्मकता, अभिसारी चिंतन, ये बुद्धि के कारक इन्होंने इसमें माने हैं। और 180 खाने यानी कारकों की चर्चा गिलफोर्ड ने अपने इस 3D त्रिआयामी सिद्धांत में की है। बुद्धि का ब्लूम सिद्धांत, ये इसमें नाम ही आ गया मनोवैज्ञानिक का। ब्लूम सिद्धांत यानी ब्लूम का है। इसे आश्चर्यजनक बुद्धि सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। बुद्धि का जो ब्लूम सिद्धांत है इसे आश्चर्यजनक बुद्धि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। बुद्धि का क एवं ख सिद्धांत जो हैब ने दिया। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत बट और बर्मन ने दिया। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन का है। बुद्धि का धारा प्रवाह है तथा स्पष्ट सिद्धांत केटल एवं हॉर्न ने दिया। इसमें उन्होंने बुद्धि के 2 प्रकार माने। कौन से सिद्धांत में? बुद्धि का धारा प्रवाह और स्पष्ट सिद्धांत जो केटल और हॉर्न ने दिया। इसमें तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि को उन्होंने जन्मजात माना और ठोस बुद्धि को उन्होंने उपार्जित माना। बुद्धि का संकाय सिद्धांत यह रीड का है।
बहुबुद्धि सिद्धांत, यह गार्डनर का है। इसमें बुद्धि के 9 प्रकारों की चर्चा है गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत में की है। बुद्धि का मापन, बुद्धि परीक्षण के निर्माण का पहला प्रयास फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे एल्फ्रेड बिने, जिन्होंने 1905 में किया। इस प्रश्न की बार बार चर्चा एग्जाम्स में की जा चुकी है कि बुद्धि परीक्षण का जो पहला प्रयास है वो किसने किया? एल्फ्रेड बिने ने, जिसका एक कारक सिद्धांत है, एक तत्व सिद्धांत था, 1905 में किया। सर्वप्रथम विलियम स्टर्न ने आईक्यू शब्द का प्रयोग किया और यह 1912 ईस्वी की बात है। यानी स्टर्न जो थे उन्होंने आईक्यू शब्द का प्रयोग किया। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था केटल, जिसने 1890 ईस्वी में इसकी चर्चा कर दी थी, मानसिक परीक्षण शब्द की। मानसिक आयु यानी एम ए यानी मेंटल एज का जो विचार है वो एल्फ्रेड बिने का है, जिन्होंने 1908 ईस्वी में मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। बिने को बुद्धि लब्धि के विचार का जनक भी माना जाता है। इन्हें बुद्धि परीक्षण के निर्माण का पहला प्रयास, बुद्धि लब्धि के विचार का जनक एल्फ्रेड बिने को ही माना जाता है। प्रथम जो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है वो सेगुइन ने 1866 ईस्वी में किया। प्रथम क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण 1916 में टर्मन ने यह सूत्र दिया, MA/CA × 100। ये जो सूत्र है वो टर्मन ने पहली बार 1916 में दिया। ये टर्मन का सूत्र है दोस्तों। बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 2 सूत्र हमारे सामने आते हैं, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, MA/CA या MA/CA × 100। दोनों इन प्रश्नों में, दोनों सूत्रों में डिफरेंस है। एक में 100 × 100 जुड़ा होता है और एक में × 100 नहीं जुड़ा होता। जिसमें × 100 जुड़ा होता है वो टर्मन का है, जिसमें × 100 नहीं जुड़ा होता वो किसका सूत्र है? वो स्टर्न का सूत्र है। तो दोनों में इनमें अंतर है। ये 1916 में टर्मन ने दिया MA/CA × 100, यानी मानसिक आयु, MA क्या है? मानसिक आयु, और CA क्या है? वास्तविक आयु, और × 100 ये स्टर्न का सूत्र। MA यहाँ पर मेंटल एज है और वास्तविक आयु यानी क्रोनोलॉजिकल आयु जो है वो वास्तविक आयु है। तो यहाँ पर ये जो सूत्र है वो टर्मन ने 1916 में दिया। स्टर्न ने 1912 में मानसिक लब्धि की बात कही। स्टर्न ने मानसिक लब्धि को जो ज्ञात करने का जो सूत्र है वो दिया, क्या दिया? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ये स्टर्न ने 1912 में कहा। तो स्टर्न पहले सूत्र देता है 1912 में, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। टर्मन इसके बाद में आते हैं, जिन्होंने मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु में क्या जोड़ दिया? 100 जोड़ दिया, और इस सूत्र की बार बार चर्चा एग्जाम्स में की जाती है। टर्मन के अनुसार एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान है जिस अनुपात में वह अमूर्त चिंतन करने की उसमें योग्यता है। यह टर्मन ने माना। सूत्र के अनुसार वही व्यक्ति बुद्धिमान होगा जिसकी मानसिक आयु शारीरिक आयु की जो तुलना में अधिक होगी, वह व्यक्ति अधिक बुद्धिमान होगा। यानी जिसकी मानसिक उम्र यानी जो मानसिक आयु अगर जिसकी ज़्यादा है किसके? शारीरिक उम्र की तुलना में, वो क्या है? बुद्धिमान है। साथ ही वह व्यक्ति मंद बुद्धि वाला होगा जिसकी जो मानसिक उम्र शारीरिक उम्र की तुलना में कम है। बेसल वर्ष जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को हल कर लेता है वह उसका बेसल वर्ष माना जाता है। नेक्स्ट है टर्मिनल वर्ष, जिस आयु स्तर के प्रश्नों को हल नहीं कर पाता वह उसका टर्मिनल वर्ष माना जाता है। बिने ने 1905 में जो परीक्षण किया उसमें 30 पद अथवा प्रश्न थे। यह प्रश्न भी बार बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि बिने ने जो मानसिक परीक्षण किया, बुद्धि परीक्षण किया, उसमें कितने पद थे? 30 पद थे। प्रश्न सरल से कठिन क्रम में थे। परीक्षण में शामिल प्रश्नों के एग्जाम्पल इस प्रकार के प्रश्न उसमें शामिल किए गए थे। शरीर के अंगों के नाम बताना, रेखाओं की लंबाई नापकर बताना कि कौन सी रेखा बड़ी है, वाक्यों की पूर्ति करना। इस प्रकार के जो प्रश्न है बिने ने अपने परीक्षण में शामिल किए थे। 1908 में बिने ने साइमन के सहयोग से बिने साइमन परीक्षण का विकास किया। इस परीक्षण में 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए अलग अलग प्रकार के प्रश्न रखे गए। प्रत्येक उम्र में प्रश्नों की जो संख्या वो भिन्न थी, जिसमें उन्होंने किस प्रकार के प्रश्नों को रखा? 2 वजनों की तुलना करना, वर्ग का अनुकरण करना, 4 सिक्कों को गिनना। इस प्रकार के जो प्रश्न है वो बिने साइमन परीक्षण में बिने और साइमन ने रखे। बुद्धि का मापन काल, बुद्धि का जो मापन है वो किस काल में किस अनुसार किया जाता है? तो यहाँ से दोस्तों बार बार इस प्रश्न की चर्चा की जा चुकी है कि किस समय में बुद्धि का जो मापन है वो किस अनुसार किया जा रहा था। तो 1905 से पूर्व
यानी बुद्धि का मापन है जब बिने ने साइमन प्रयोगशाला यानी बिने ने जो अपना जो परीक्षण किया, बुद्धि परीक्षण किया, उससे पहले भी बुद्धि का मापन किया जा रहा था। तो उससे पहले यानी 1905 से पूर्व जो बुद्धि का जो मापन है वो किस आधार पर किया जा रहा था? शरीर के आधार पर किया जा रहा था। जब 1905 से पूर्व शरीर के आधार पर किया जा रहा था, तो 1905 से 1911 तक जो बुद्धि का जो मापन है वो मानसिक आयु के आधार पर किया जा रहा था। 1911 के बाद बुद्धि का जो मापन है वो बुद्धि लब्धि के आधार पर किया जा रहा है। और बुद्धि लब्धि का जो वर्तमान जो सूत्र है, टर्मन महोदय ने जो सूत्र दिया है, कौन सा सूत्र दिया है? MA/CA मल्टीप्लाई 100। अब इस मापन यानी इस सूत्र के आधार पर बुद्धि लब्धि यानी बुद्धि का जो मापन है वो किया जा रहा है, जो टर्मन ने ये सूत्र दिया। और ये जो 100 है मल्टीप्लाई 100 जो है ये टर्मन ने जोड़ा, और MA/CA है ये जो सूत्र है वो स्टर्न ने दिया था। तो स्टर्न के बाद में स्टर्न जब मानसिक आयु की बात करता है और स्टर्न के बाद में टर्मन जो है वो बुद्धि लब्धि की बात करते हैं, और वर्तमान समय तक वो जो बुद्धि का जो मापन है वो बुद्धि लब्धि के आधार पर किया जा रहा है। शरीर के आधार पर सबसे पहले बुद्धि का जो मापन है वो लेवेस्टर ने किया था। बुद्धि का IQ के आधार पर वर्गीकरण टर्मन के अनुसार, यानी टर्मन ने बुद्धि का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया है? तो 140 से अधिक, जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है, उसे प्रतिभाशाली के निकट यानी उप प्रतिभाशाली व्यक्ति उसे कहा जाएगा। 120 से 140 अति उत्कृष्ट यानी वेरी सुपीरियर व्यक्ति उसे कहा जाएगा। 110 से 120 उत्कृष्ट व्यक्ति, 90 से 110 सामान्य औसत बुद्धिमान यानी एवरेज की श्रेणी में उस व्यक्ति को रखा जाएगा। 80-90 जिसकी बुद्धि लब्धि है वो मंद बुद्धि दलनेस व्यक्ति कहे जाएंगे। 70 से 80 सीमा पर 70 से कम मूर्ख व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। 50 से 70 मूढ़ बुद्धि वाले, 25 से 50 जड़ बुद्धि, और 25 से कम के हैं वो अति मूर्ख की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों यहाँ पर 120 से 140 यानी अति उत्कृष्ट व्यक्ति और जड़ बुद्धि 25 से 50, इन जो बुद्धि लब्धि यानी IQ की बात है बार बार एग्जाम्स में की जा चुकी है और की जाती है। भारतीयों के लिए राइस ने बुद्धि लब्धि के अनुसार निम्न वर्गीकरण किया है। अब जो भारतीय किस प्रकार की बुद्धि रखते हैं और उनकी बुद्धि लब्धि क्या है, उनका वर्ग क्या है, ये राइस ने डिवाइड किया था। तो हम थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। 55 से कम जिसकी बुद्धि लब्धि है वो क्षीण बुद्धि के अंतर्गत रखा जाएगा। 55 से 70 सीमावर्ती हीनता, 70 से 85 बुद्धि लब्धि मंद बुद्धि लब्धि वाले होंगे। 85 से 120 औसत वर्ग के अंतर्गत रखे जाएंगे। 120 से 140 श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले होंगे। 140 से 165 अति श्रेष्ठ, और 165 से अधिक जिनका IQ है वो प्रतिभाशाली की श्रेणी में वो व्यक्ति आएंगे। भारत में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण के जो निर्माता है CH राइस 1922 में हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल के तहत इन्होंने भारत में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया था। बुद्धि का जो परीक्षण है वो कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? बुद्धि परीक्षण है वो 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें 2 मुख्य रूप से माने जाते हैं, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इन दोनों की चर्चा है वो बार बार एग्जाम्स में की जाती है। और तीसरा है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, जो इतना महत्वपूर्ण नहीं बनता है, लेकिन शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की जो चर्चा है वो बार बार एग्जाम्स में की जाती है। तो बुद्धि परीक्षण को 3 भागों में बांटा जाता है, शाब्दिक, अशाब्दिक और क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को फिर 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, व्यक्तिक परीक्षण, सामूहिक परीक्षण, और अशाब्दिक को भी व्यक्तिक और सामूहिक। यानी यहाँ पर शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जिन व्यक्तियों को किया जाएगा वो व्यक्ति यानी व्यक्तिगत, और सामूहिक यानी सामूहिक रूप में, और अशाब्दिक भी व्यक्तिगत और सामूहिक, ये इनके 2 भागों में इनको बुद्धि परीक्षण यानी शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण को डिवाइड किया जाता है। एक अच्छा जो बुद्धि परीक्षण होता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं? देखो, उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, रोचकता, सक्रियता, सर्वांगता, ये सब विशेषताएं एक अच्छे बुद्धि परीक्षक में होनी चाहिए। शाब्दिक बुद्धि परीक्षक देखिए क्या होता है। अभी हमने बुद्धि परीक्षक को 3 भागों में डिवाइड किया था, शाब्दिक, अशाब्दिक और क्रियात्मक। तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण देखिए क्या होता है। इस परीक्षण का प्रयोग पढ़े लिखे लोगों यानी शाब्दिक है,
तो वो बोल पाएंगे, शब्दों के द्वारा अपने विचारों को कर पाएंगे। तो पढ़े लिखे लोगों के लिए अमूर्त बुद्धि का मापन करने के लिए किया जाता है। किसका मापन? अमूर्त बुद्धि का। ये दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, जिसकी चर्चा की जाती है अमूर्त। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसका मापन करने के लिए? अमूर्त बुद्धि का मापन करने के लिए किया जाता है। अशाब्दिक यानी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण दोनों। इस परीक्षण का प्रयोग छोटे बालक, निरक्षर, गूंगे, बहरे बालकों के लिए और मूर्त बुद्धि का मापन करने के लिए किया जाता है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है वो मूर्त बुद्धि का मापन करने के लिए किया जाता है, और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है वो अमूर्त बुद्धि का मापन करने के लिए किया जाता है। इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों बातों को हमें ध्यान रखना है। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube समुदाय का हिस्सा बने और हमारे साथ जुड़ें और हमें एक मोटिवेशन प्रदान करें।